और सब मेरे बेरोजगार होमीज, अगर तुमने कभी नारुतो सीरीज देखी है तो तुमने कभी सोचा ही होगा कि असल में नारुतो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हें एक आंसर देने की कि नारुतो ओवरऑल जनरली कहाँ पर स्केल करता है। मेरे हिसाब से 90% ऑफ द बंदे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको लगता भी नहीं होगा कि नारुतो इतना हाई स्केल करने वाला है। अगर तुम मेरी वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा नारुतो स्केलिंग के ऊपर। तो ज़्यादा याद न करते हुए मैं नारुतो की स्केलिंग को शुरू करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं नारुतो की गाइड बुक्स, नारुतो के गेम्स एंड नारुतो के नॉवेल्स को कवर करने वाला हूँ एंड इन तीन चीज़ों के साथ मैं स्केलिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे इनकी कैनोसिटी प्रूव करनी पड़ेगी इनको यूज़ करने के लिए। तो इन तीन चीज़ों में से मैं सबसे पहले नॉवेल की कैनोसिटी को कवर करने वाला हूँ एंड मैं प्रूव करने वाला हूँ नॉवेल्स कैनन क्यों है। फिर हम जाएंगे गेम्स के ऊपर एंड फिर हम बात करेंगे गाइड बुक्स के ऊपर। बेसिकली नारुतो फ्रेंचाइज के राइट्स किशिमोतो सेंसेई के पास एंड शुएशा कंपनी के पास है। इसका मतलब शुएशा एंड किशिमोतो सेंसेई इन दोनों को नारुतो फ्रेंचाइजेस के ऊपर इक्वल अथॉरिटी है एंड ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तुम देख सकते हो शुएशा के ऑफिशियल टाइमलाइन के इधर नारुतो एंड बोरुतो के नॉवेल्स है एंड शुएशा ने पूरी टाइमलाइन बना रखी है उसकी। मैं तुम्हें स्क्रीन पे और भी कुछ मल्टीपल स्कैन्स दिखा दूंगा तो मैं को पॉज करके देख सकते हो। फिर नारुतो के अंदर कुछ ऐसे भी नॉवेल्स आते हैं जिनको किशिमोतो सेंसेई ने खुद लिख रखा है एंड इन नॉवेल्स को जंप कॉमिक्स ने पब्लिश कर रखा है। तो इससे तुम समझ सकते हो कुछ नॉवेल्स की कैनोसिटी स्ट्रेट अप प्रूव हो जाती है। या फिर तुम शुएशा का भी देख सकते हो। शुएशा ने भी अपनी ऑफिशियल टाइमलाइन वाली जगह पे उन सारी मूवीज या फिर नॉवेल्स को मेंशन कर रखा है। तो इससे तुम समझ सकते हो कि मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स कैनन है। अभी सिंस हमने नॉवेल्स को कवर कर लिया, अभी हम गेम्स की कैनोसिटी के बारे बात करेंगे। तुम इन कुछ स्कैन्स में देख सकते हो किशिमोतो सेंसेई गेम्स के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं उसको अप्रूव करते हैं एंड उसको एक्सपैंड करते हैं। तो गेम्स के अंदर जो भी न्यू कंटेंट आता है वो किशिमोतो सेंसेई के पास से ही आता है। फिर किशिमोतो सेंसेई ने खुद गेम्स को बोल रखा कि वो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट वेज है जिससे तुम नारुतो सीरीज को एक्सपीरियंस हो सकते हो। एंड फिर किशिमोतो सेंसेई ने बोला कि जो गेम्स जो है वो उसकी सीरीज का सबसे अच्छा अडेप्टेशन है एंड से उसने बोला सबसे अच्छा अडेप्टेशन। तुम समझ सकते हो किशिमोतो सेंसेई कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है गेम से। अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती तो वो बोल देती सबसे अच्छा अडेप्टेशन नहीं है या फिर वो बेस्ट वे नहीं है टू एक्सपीरियंस द स्टोरी। बट इधर ऑपोजिट हो रहा है। फिर तुम देख सकते हो गेम्स के अंदर जो भी न्यू कंटेंट आता है वो किशिमोतो सेंसेई खुद अप्रूव करके देते हैं एंड गेम्स की चीज़ों को डायरेक्टली कैनन बोला गया है। तो आई होप इस पार्ट से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि गेम्स भी कैनन है। अभी मैं मूव ऑन करने वाला हूँ नारुतो की गाइड बुक्स के ऊपर। नारुतो के जो भी डाटा बुक्स है वो गाइड बुक कह लो तुम, वो सारे के सारे किशिमोतो सेंसेई ने लिखे हैं एंड गाइड बुक्स को पब्लिश किया है शुएशा ने। शुएशा एंड किशिमोतो सेंसेई दोनों ही नारुतो के मेजर शेयर होल्डर्स हैं एंड दोनों ही राइट्स को को होल्ड करते हैं। तो अगर वो दोनों ही इस चीज़ को अप्रूव कर रहा है, एक बंदा पब्लिश कर रहा है और एक बंदा लिख रहा है खुद, तो ये चीज़ ऑब्वियसली कैनन हुई। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया नारुतो जो डाटा बुक्स वो भी कैनन है। तो अभी हम मूव ऑन करेंगे नारुतो के एक्चुअल स्केलिंग के ऊपर। बेसिकली कागुया अपने चाकर का इस्तेमाल करके मल्टीपल डायमेंशंस बना सकती है एंड उन सारे के सारे डायमेंशंस को नारुतो के मांगा एंड नॉवेल्स एंड इवन स्टॉर्म गेम्स के अंदर एज ए स्पेस टाइम करके रेफर किया गया था। एंड आई नो कि नारुतो के मल्टीपल मिस ट्रांसलेशन आते हैं जहाँ पर उधर सिर्फ स्पेस बोला गया था पर बाद में जाके उसको स्पेस टाइम कर दिया गया था। तो तुम इसको कह सकते हो कि एक तरह का रेट्रोएक्टिव चेंज है। जिनको नहीं पता रेट्रोएक्टिव चेंज क्या होता है उनको मैं बता दूं कि रेट्रोएक्टिव चेंज वो होता है जो कि सीरीज के अंदर पास्ट में कोई चीज़ होती है जो अलग होती है उसको रेटकॉन करके कुछ न्यू चीज़ पे कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल तुम ड्रैगन बॉल को ले लो। ड्रैगन बॉल में कहा गया था कि पहले कि पोटारा फ्यूजन जो होता है वो परमानेंट होता है पर बाद में उसे रेटकॉन कर दिया गया एंड बाद में बोला गया कि पोटारा फ्यूजन जो होता है वो बस गॉड्स के लिए ही परमानेंट होता है। तो ऐसा सी नारुतो के साथ भी है। नारुतो के अंदर भी मल्टीपल रेटकॉन्स हुए हैं एंड उन रेटकॉन्स में से एक स्पेस टाइम की चीज़ें हैं। इवन तो पहले इसको सिर्फ स्पेस बोला गया था, अब इसको स्पेस टाइम्स बोला जा रहा है। एंड ये जो स्पेस टाइम्स है वो नॉर्मल साइज़ के नहीं है, ये साइज़ में इन्फिनाइट है एंड मैं भी प्रूव करने वाला हूँ कि इन्फिनाइट क्यों है साइज़ में। सबसे पहले मैं कहूँगा डायमेंशन के साइज़ को जानने के लिए हमें नारुतो यूनिवर्स का साइज़ देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम वाला स्कैन देख सकते हो जब बोला गया है कि जो टर्टल है वो एक इटर्निटी से एग्जिस्ट करे नारुतो के यूनिवर्स के अंदर एंड इधर जो कांची यूज़ की गई है उसका ट्रांसलेशन तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा। पहले ट्रांसलेशन के अंदर तुम देख सकते हो इस कांची का मतलब इटर्नल या फिर परपेचुअल होता है। वर्ड ट्रांसलेट भी कहते हैं इसका मतलब इटर्नल है। तो देख सकते हो एक तो जीशो कह रहा है कि इटर्नल है एंड गूगल ट्रांसलेट भी कह रहा है इसका मतलब इटर्नल है।
तो सिंस हमें पता है कि नारुतो का जो यूनिवर्स है वो एक इटर्नल टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इटर्निटी तक एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब नारुतो यूनिवर्स जो इन्फिनाइट टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है। एंड सिंस हम जानते हैं कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन होता है वो कॉमन होता है, वो नॉर्मल होता है यूनिवर्स के अंदर। तो तुम कह सकते हो नारुतो यूनिवर्स के अंदर जो एक्सपेंशन है वो एक इन्फिनाइट टाइम फिर इटर्नल टाइम से होता आ रहा है। दिस मीन्स नारुतो यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन का साइज होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, जो नारुतो की बेस यूनिवर्स को हाई यूनिवर्स से लेवल बना देगा। तुम इसके अंदर में देख सकते हो कि काका डायमेंशन को काकाशी एक ऑल्टरनेट डायमेंशन करके बता रहा है। एंड इधर जो ऑल्टरनेट डायमेंशन की बात हो रही है वो ऑब्वियसली काका डायमेंशन एंड नारुतो यूनिवर्स के ऑल्टरनेटिव पैटर्न की बात कर रही है ब्रो। तो अगर नारुतो यूनिवर्स यूनिवर्सल हुआ साइज में या फिर तो इन्फिनाइट हुआ साइज में, जो मैंने प्रूफ कर रखा है, तो सिंस नारुतो यूनिवर्स का ऑल्टरनेट डायमेंशन कागो का यूनिवर्स होगा, इसका मतलब होगा कागो डायमेंशन भी ऐसे इन्फिनाइट हो जाएगा कि वो नारुतो के यूनिवर्स का ऑल्टरनेटिव पैरेलल यूनिवर्स है, तो पैरेलल डायमेंशन है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास बस यही प्रूफ कागो डायमेंशन के इन्फिनाइट होने का, मेरे पास और भी सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स है, तुम देख सकते हो, मैं क्या उनको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये होगा कि तुम देख सकते हो स्कैन में कि ओबितो ने कागो डायमेंशन से कनेक्ट करने के लिए पोर्टल बनाया था। एंड उस पोर्टल के अंदर सास्के इसलिए एंटर नहीं कर पाया था क्योंकि सास्के बस फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेवल कर सकता है। एंड सिंस सास्के कागो के डायमेंशन के ऊपर नॉर्मली नहीं आ पा रहा था, इसका कागो डायमेंशन का जो साइज होगा वो एट द बेयर मिनिमम इन्फिनाइट होगा, क्योंकि सास्के सिर्फ फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेवल कर सकता है। एंड से वो कागो के डायमेंशन के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता, उसका साइज एट द बेयर मिनिमम इन्फिनाइट तो होना ही चाहिए। तुम इसके में देख सकते हो कि सास्के बस इसीलिए आ पाया था क्योंकि सागोरा ने अपना जैकेट फेंक दिया था उधर, तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो सास्के आ नहीं पाता। एंड इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक सेकंड आर्गूमेंट भी होगा जिसको सपोर्ट करेगा। देखो, तो अगर तुम मेरे सेकंड आर्गूमेंट को समझना चाहते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली समझना पड़ेगा कि लिम्बो कैसे वर्क करता है एंड लिम्बो का जो वर्ल्ड है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिम्बो क्लोन्स हैं वो एक एक्सट्रीमली डिस्टेंस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं जो बियॉन्ड होराइजन होता है, राइट, जो नॉर्मल नारुतो यूनिवर्स के बाहर होता है। एंड नॉर्मल नारुतो यूनिवर्स से जुड़े हुए बंदे उसको सेंस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो लिम्बो क्लोन्स हुए वो नारुतो यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये स्टेटमेंट मिल जाएगा जो लिखा हो कि हेवन एंड अर्थ की सारी चीज़ को मांगी को शारिंगान देख सकता है। एंड नीचे वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मांगी को शारिंगान यूनिवर्स के अंदर की हर चीज़ को देख सकता है, जो इस चीज़ को और अच्छे से अफर्म कर देता है। हमें पता है मादर ने जब लिम्बो क्लोन्स का इस्तेमाल किया था तब सास्के उनको परसीव नहीं कर पाया था मांगी को शारिंगान के साथ। इसका मतलब है मांगी को शारिंगान जो यूनिवर्स की हर चीज़ को देख सकती है पर लिम्बो क्लोन्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती। दिस मीन्स लिम्बो क्लोन्स ऑब्वियसली यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करेंगे, जिस चीज़ को और कॉन्क्रीट बना देती है। एंड अगर तुम सोच रहे हो उसके बारे में वर्ल्ड लिखा है तो मैं यूनिवर्स के बोल रहा हूँ, तो समझ लो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ल्ड का मतलब यूनिवर्स ही होता है। तुम नेक्स्ट के बारे में देख सकते हो नारुतो एंड सास्के मादर के लिम्बो क्लोन्स को सेंस कर पा रहे थे। मेनली सास्के अपने रेगान सेंस कर पा रहा था एंड नारुतो अपने 6 पाथ सेज मोड सेंस कर पा रहा था, जो ये इम्प्लाई करता है कि दोनों लिम्बो क्लोन्स को देख सकते हैं। दोनों की जो रेंज है वो यूनिवर्सल लेवल के बियॉन्ड है। फिर तुम नेक्स्ट में देख सकते हो जब नारुतो एंड सास्के कागो के दो डायमेंशन के अंदर पिछड़ गए थे एंड दोनों डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर थे, तब दोनों डायमेंशंस के अंदर से नारुतो सास्के को सेंस नहीं कर पा रहा था, जो ये इम्प्लाई करता है डायमेंशंस का जो साइज था वो नारुतो यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एंड नारुतो यूनिवर्स एट द बेस लाइन यूनिवर्सल साइज से लेकर इन्फिनाइट साइज तक हो सकता है। मेरे इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक थर्ड से बड़ी आर्गुमेंट भी है। बेसिकली गेम्स के अंदर कागो डायमेंशन में मल्टीपल स्टार्स दिखेंगे तुम्हें, एंड नारुतो गेम्स के अंदर तुम्हें दिखेंगे कागो डायमेंशन के अंदर के रेड शिफ्ट ने बोला है। जिनको नहीं पता रेड शिफ्ट ने बोला क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जब नॉर्मल यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज के अंदर का डिस्टेंस बढ़ता है वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं क्योंकि उनके बीच का स्पेस जो है उसका साइज बढ़ चुका है, वो एक्सपैंड हो रहा है। सिंस कागो के डायमेंशंस के अंदर रेड शिफ्ट ने बोले एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब कागो के डायमेंशंस के अंदर मल्टीपल गैलेक्सीज है एंड वो यूनिवर्सल साइज का बेयर मिनिमम है। एंड ये चीज़ में सपोर्ट करती है मेरी इन्फिनिट कागो डायमेंशन वाली चीज़ को, क्योंकि नारुतो का डायमेंशन भी या फिर कह सकते हो नारुतो का यूनिवर्स भी इन्फिनाइट है। एंड मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि कागो का डायमेंशन भी इन्फिनाइट है। मेरे मेन आर्गूमेंट के साथ मैंने तुम्हें 3 सपोर्टिंग आर्गूमेंट भी दिए एंड मैंने एक इटर्नल कंसिस्टेंसी बना दी है इधर। तो कागो के डायमेंशन से मूव ऑन करूँगा मैं अभी एंड मैं और कंसिस्टेंसी बनाऊँगा यूनिवर्सल नारुतो एंड बियॉन्ड के लिए। फिर मैं मल्टीवर्स नारुतो को डिस्कस करूँगा।
तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माद्रा के सुसानो के बारे में। बेसिकली माद्रा के सुसानो ने कहा था कि वो यूनिवर्स के अंदर के हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो माद्रा को बेयर मिनिमम हाई यूनिवर्स बना देगा। क्योंकि नारुतो का यूनिवर्स जो है ऐसे इन्फिनाइट है, उसके अंदर इन्फिनाइट गैलेक्सी एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि वो इन्फिनाइट टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है एंड इन्फिनाइट टाइम तक एक्सपैंड कर रहा है, तो ये उसको इजीली हाई यूनिवर्स तो बना ही दे रहा है। फिर हमारे पास ये वाले स्टेटमेंट आगे जब लिखा हुआ है कि नारुतो पूरे के पूरे नारुतो यूनिवर्स को इफेक्ट कर पा रहा था, जो नारुतो को एक और हाई यूनिवर्सल वाली स्केलिंग दे देगी। तुम लोग अभी सोच रहे हो कि नारुतो बस यूनिवर्सल तक लिमिटेड होगा, नहीं, मे बी उसके बियॉन्ड जाने वाला भी मैं बताने वाला हूँ कि नारुतो एट द बेयर मिनिमम लो मल्टीवर्सल कैसे हैं। फिर मैं जाऊँगा मल्टीवर्सल, फिर हम जाएंगे मल्टीवर्सल प्लस वाली स्केलिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं लो मल्टीवर्सल वाली स्केलिंग से। तो कागा के पास टोटल में 5 टाइम स्पेसेस थे, जिनको मैं ऑलरेडी प्रूव कर रखे वो साइज में इन्फिनाइट थे। तो तुम कह सकते हो कागा ने 5 इन्फिनाइट टाइम स्पेसेस बनाए थे, जो कागा को इजीली लो मल्टीवर्सल की स्केलिंग दे देगी। फिर तुम इस वाले स्कैन में देख सकते हो कि सासके बोल रहा है कि मोमोशिकी जो है स्ट्रॉन्ग करे कागुया से। फिर तुम दूसरे स्क्रीन में देख सकते हो कागुया जो थी वो डर रही थी मोमोशिकी से। फिर तुम तीसरे वाले स्क्रीन में देख सकते हो इवन तो मोमोशिकी को पता था कि कागुया ने चाकरा फ्रूट खा रखा था, फिर वो कॉन्फिडेंट था कि वो कागुया को हरा सकता है। ये इम्प्लाई करते कि मोमोशिकी जो है स्ट्रॉन्गर था कागुया से। फिर तुम चौथे स्क्रीन में देख सकते हो एक बीस्ट नारुतो मोमोशिकी के साथ फाइट कर रहा है एंड ये नॉर्मल मोमोशिकी नहीं, वैसे वही फ्यूज्ड मोमोशिकी है जो नॉर्मल बीस्ट मोमोशिकी से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसका मतलब वो जो बीस्ट नारुतो हुआ वो एट द बेयर में लो मल्टीवर्सल हुआ। अभी इसकी जो आगे की स्केल आएगी वो सब मल्टीप्लायर से आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पहले 2 स्कैन में देख सकते हो कि कर्जमार्क वर्जन 2 को 10 टाइम्स सैम बोला गया है एंड कर्जमार्क वर्जन 2 तुम्हारी चाकरा को 10 गुना बढ़ा देता है एंड चाकरा से तुम स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों को इफेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब कर्जमार्क 2 जो होता है, जो वर्जन 2 है कर्जमार्क का, वो तुम्हारी स्पीड एंड स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा देती है। फिर तुम नेक्स्ट पैनल में देख सकते हो नारुतो एंड सासके बेस फॉर्म में इक्वल थे। फिर जब वो नारुतो वर्जन 1 क्लॉक पे गया एंड सासके कर्जमार्क 2 में गया तो फिर भी वो इक्वल ही थे। इसका मतलब नारुतो का जो वन टेल हुआ वो सासके के कर्जमार्क 2 के एम्प के सेम हुआ। तो नारुतो का जो वन टेल वर्जन हुआ उसका जो एम्प हुआ वो 10 टाइम्स हुआ। सो अगर हम इतना मैथ लगाए, हम हिसाब लगाए इस चीज़ का, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 जो हुआ 90 हो गया। इसका मतलब 9 टेल्स यानी केसीएम नारुतो का जो एम्प होगा वो होगा 90 टाइम्स, क्योंकि केसीएम मोड के अंदर नारुतो कुरामा के सारी चाकरा को अपने अंदर ले लेता है। तो इसका एम्प इजीली 90 टाइम्स हो गया। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुम आगे वाले 2 स्कैन्स देख सकते हो। 2 स्कैन्स में लिखा हुआ है कि जो टेल बीस ड्रग्स है वो एक बंदे को मैग्नीट्यूड्स ऑफ टाइम स्ट्रॉन्गर बना देते हैं, जिसका मतलब है एटलीस्ट 10 ऑफ टाइम स्ट्रॉन्गर हो गया। जो टेल बीस ड्रग तो उसको कुरामा का चाकर का इस्तेमाल करके ही बनाया गया था, लेकिन उसका सैंपल लिया फिर उसे एक्सपेरिमेंट करके बना दिया टेल बीस ड्रग्स को। तो तुम कह सकते हो टेल बीस ड्रग्स जो है कुरामा के चाकर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास आएगा कुरामा चाकर मोड, जहाँ पे नारुतो अपनी पूरी 9 टेल्स की ताकत को एक साथ बाहर निकल देता है। इसका मतलब कुरामा चाकरा मोड 9 टेल्स के बराबर हुआ। दिस मीन्स कुरामा चाकरा मोड का जो मल्टीप्लायर हो वो भी 90 टाइम्स ही हुआ। फिर तुम दूसरे स्कैन में देख सकते हो लिखा हुआ 6 पास सेज मोड की जो पावर है वो कुरामा चाकरा मोड के ही ऊपर है। दिस मीन्स कि 6 पास सेज मोड की जो ताकत है उसका मल्टीप्लायर जो हुआ वो 90 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये चीज़ और ज़्यादा प्रूफ हो जाती है जब तुम देखते हो ये वाला स्कैन, जहाँ पे नारुतो अपने बस 6 पास सेज मोड से ही मात्रा का टूथ सिकिंग बॉल को फेंक करवा रहा था एंड उसको किक करके दूर फेंक पा रहा था वो। दिस मीन्स नारुतो का जो कुरामा चाकरा मोड है वो वीकर है 6 पास सेज मोड से, क्योंकि 6 पास सेज मोड जो चीज़ कर पा रहा था वो कुरामा चाकरा मोड करने में स्ट्रगल कर रहा था, राइट। तो दिस मीन्स कि वो भी एटलीस्ट कुरामा चाकरा मोड के रिलेटिव या फिर उससे ऊपर स्केल करेगा एंड ऊपर स्केल करना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकता है, इसलिए तुम बोल सकते हो कि 100 टाइम्स एम्प है। फिर नारुतो अपनी कुरामा चाकरा मोड को अपने 6 पास सेज मोड के साथ मिक्स कर सकता है, जिसका मतलब है 90 टाइम्स के ऊपर एक 100 टाइम्स का एम्प लगेगा, जो नारुतो के 6 पास सेज मोड प्लस कुरामा चाकरा मोड को 9000 टाइम्स मल्टीप्लायर दे देगा। मैंने वैसे ही प्रूफ कर रखा था कि 20 नारुतो जो है उसका पावर लेवल लो मल्टीवर्सल लेवल पे है, तो सिंस मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा था वो लो मल्टीवर्सल लेवल पे, अगर तुम इसके ऊपर 9000 टाइम्स का मल्टीप्लायर लगाओ इसका मतलब होगा कि नारुतो एट द बेयर मिनिमम 40,000 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मल्टीवर्सल लेवल की डेफिनेशन के हिसाब से तुम्हें 1001 स्पेस टाइम्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी तुम जाके बनोगे मल्टीवर्सल लेवल। एंड नारुतो के पास तो 40,000 को डिस्ट्रॉय करने जितनी ताकत है, क्योंकि 9000 मल्टीप्लाइड बाई 5 जितने स्पेस को नारुतो पहले डिस्ट्रॉय कर सकता था अपने बेस फॉर्म में,
तो वो 40,000 के आसपास चला ही जाता है। अभी मैं बात करने वाला मल्टीवर्सल प्लस वाले मेटा की, तो तुम इसने स्क्रीन में देख सकते हो कि मोमोशिकी बोल रहा है कि वो अपनी ताकत को, जो कि लो मल्टीवर्सल लेवल पे जो उन्हें पहले ही प्रूव कर रखा है, उसको इन्फिनाइट टाइम तक बढ़ा सकता है। जिसका मतलब हुआ कि मोमोशिकी को अपने लो मल्टीवर्सल पावर के ऊपर एक इन्फिनाइट टाइम्स का मल्टीप्लायर मिल रहा है, तो वो मोमोशिकी को मल्टीवर्सल प्लस लेवल का बना देगा। तुम्हें मल्टीवर्सल प्लस लेवल के लिए इन्फिनाइट स्पेस टाइम्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्स साइज के हो, फिर इन्फिनाइट साइज के हो, एंड मोमोशिकी वही चीज़ कर रहा है अभी। तो दिस मीन्स मोमोशिकी जो है वो एट द बेयर मिनिमम मल्टीवर्सल प्लस लेवल का हो गया। एंड सिंस अडल्ट नारुतो जो है वो इस मोमोशिकी के ऊपर स्केल करता है, तो दिस मीन्स जो नारुतो है वो ही मल्टीवर्सल प्लस लेवल का हो जाएगा। अभी मैंने अटैक प्लस का पूरा कवर कर लिया जो भी सीन था। अब मैं मूव ऑन करने वाला हूँ नारुतो के स्पीड के ऊपर। देखो चाक्रा जो होता है वो कई हद तक की सिस्टम जैसे ही वर्क करता है। तुम चाक्रा से अपने अटैक प्लस या स्पीड दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड सिंस हमें पता है कि चाक्रा का इस्तेमाल करके नारुतो अपनी ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है कि वो पूरी इन्फिनाइट स्पेस टाइम्स को ही डिस्ट्रॉय कर पाए। दिस मीन्स अगर वो वही अमाउंट ऑफ चाक्रा मेरे स्पीड में लगाएगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो इन्फिनाइट लेवल पे चली जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं इस बात से बेसलेसली बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पास कुछ फीड्स भी है। एंड इसको सपोर्ट करने के लिए पहला फीड तो ये वाला हो गया, तो मल्टीपल एक्सेस अचीवमेंट मिल जाएगा जब लिखा होगा कि इशिकी के डायमेंशन के अंदर टाइम जो है वो मूव नहीं करता, टाइम एकदम पॉज्ड होता है, वो कहते हैं स्टॉप्ड होता है। इसका मतलब इशिकी के डायमेंशन के अंदर जब भी कोई बंदा मूव करता है तो वो बंदा टाइम के बिना ही मूव करता है, वो बंदा टाइम के बियॉन्ड मूव करता है, जो चीज़ उसको इन्फिनाइट स्पीड दे देगी। क्योंकि अगर तुम एक ऐसे डिस्टेंस से मूव कर रहे हो, मतलब तुम जीरो टाइम के अंदर कोई भी डिस्टेंस पार कर रहे हो, तो वो तुम्हें ऑब्वियसली इन्फिनाइट स्पीड दे ही देगी। तुम इस वाले स्केल में देख पा रहे होगे कि जो कवाकी है वो इशिकी के डायमेंशन के अंदर मूव कर पा रहा है, वो सेम डायमेंशन जहाँ पर टाइम जो होता है स्टॉप्ड रहता है। दिस मीन्स कवाके के पास भी इन्फिनाइट स्पीड आ जाएगी। और पता है नारुतो ऑब्वियसली कवाके से काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर है, तो वो भी नारुतो को इन्फिनाइट स्पीड दे देगी। तो ओवरऑल नारुतो का जो स्पीड होगा वो इन्फिनाइट स्पीड होगा, एंड नारुतो का जो अटैक पोटेंशियल होगा वो मल्टीवर्सल प्लस होगा। तो मैंने दोनों ही कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो इसी के साथ पवित्र आउट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।